सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन के ब्लडी बेबी ने 6th ग्रेड के सीक्रेट वेपन के ऊपर अपना पूरा कब्जा कर लिया होता है और उसकी सारी कॉन्सियसनेस को खत्म करके वो खुद ही उसकी सोल बन चुका होता है। इसके बाद ज़ूफेन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है कि इस दुनिया ने अपना एक 6th ग्रेड का वेपन खो दिया है, लेकिन अब उसके बदले में उसे एक 6th ग्रेड की सीक्रेट डिमोनिक स्वॉर्ड मिली है। और अब जब ब्लडी बेबी खुद इस स्वॉर्ड की स्पिरिट बन चुका है, तो अब इस सीक्रेट डोमेन में 6th ग्रेड की इस डिमोनिक स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एक ज़ूफेन उस हाथ के ऊपर पट्टी कर रहा होता है जिस हाथ के ऊपर उस सीक्रेट स्वॉर्ड की वजह से एक घाव हो चुका था, और पट्टी करते हुए अपने मन में सोचता है क्या ये हील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये क्लीन का हैंड है, या फिर शायद ये हो सकता है कि सीक्रेट स्वॉर्ड से जो भी जख्म मिलते हैं वो आसानी से बिल्कुल भी हील नहीं हो सकते। और रही बात इस गुफा की, आखिर इस गुफा का मैं क्या करूँ। मैं जानता था जिसने की ये अरे फॉर्मेशन बिछाई है वो जरूरी कोई एक्सपर्ट मास्टर होगा, और ये इतनी ज्यादा चतुराई पूर्व बनाई गई है कि इसके अंदर मुझे एक भी कमजोरी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि लाइटनिंग कैनन ने सोअरिंग किलिंग को कैद कर रखा था। लेकिन एक मिनट रुको, कहीं ये वही एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता जिसने कि उस सब को ही सेटअप किया था। इसका मतलब तो ये है कि ये एक और सोअरिंग सम्राट का एक अवशेष स्थान है। आखिर इस धरती पे ये सब क्या चल रहा है, और आखिर इस मोर्टल डोमेन में ऐसा क्या हुआ था। आखिर एक ऐसा एक्सपर्ट यहाँ पर अपने छापों को छोड़ करके क्यों जा रहा है। और अभी के लिए तो मेरे लिए इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। तो करके फिर ज़ूफेन एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है, फिर से अपनी आईज ऑफ द वॉइड की वॉइड इनहेलेशन का यूज करता है और उस गुफा की दीवार के ऊपर हमला करता है। लेकिन फिर भी उस दीवार के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता। फिर ज़ूफेन सिर्फ वहाँ पे खड़े खड़े सब चीज को एनालाइज करने लगता है। कहता है कि ये अरे फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अजीब और अत्यंत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मेरी वॉइड इनहेलेशन जो कि अरेस को भेदने में एक्सपर्ट है वो भी आज यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं कर पा रही। तो मेरे पास खाली आखिरी चॉइस यही रह गई है कि मैं यहाँ इस मोर्टल डोमेन से जाने के बाहर का इंतजार करूं और फिर वापस आकर के दोबारा ट्राई करूं। अभी फिलहाल मेरा वापस जाने का टाइम भी हो चुका है। कहकर ज़ूफेन नीचे पड़े सीक्रेट स्टोन्स की ओर देखते हुए फिर कहता है कि मगर लेकिन अब जब मैंने इस जगह को इतना ज्यादा गंदा कर दिया है तो फिर क्यों ना वापस जाने से पहले इस जगह को साफ कर दिया जाए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अब ज़ूफेन ने उस गुफा को अच्छी तरीके से साफ कर दिया होता है, और फिर वहाँ से निकलते हुए अपने हाथ को देखते हुए कहता है अभी फिलहाल मेरे हाथ का ये जख्म ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर उन एक्सीडेंटों की नजर मेरे हाथ के ऊपर पड़ी, आखिर मेरा हाथ इस तरीके से अचानक से जख्मी कैसे हो गया, तो फिर वो जरूर इसके बारे में समझ जाएंगे कि मैंने आज क्या क्या किया। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसे ठीक करने का कोई ना कोई तरीका तो देखना ही पड़ेगा। ये तो कहते हैं फिर ज़ूफेन उस गुफा की एंट्रेंस से निकल जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन अपनी पूरी टीम के पास आ गया होता है, जहाँ पे की उसकी टीम ऑलरेडी रैनकॉन्ग की टीम को लात घूसे से बचाते हुए उसकी बैंड बजा रहे होते हैं। जिस बंदे को वो पेल रहे होते हैं वो बंदा रोते हुए उनसे कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं प्लीज तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी बाइलियन और यूलिंग की नजर भी ज़ूफेन के ऊपर पड़ती है। उसे देख बाइलियन ज़ूफेन से कहती है कि स्टीवर्ट ज़ू आप वापस आ गए। तो ज़ूफेन कहता है कि क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। ज़ूफेन की इस बात पर यूलिंग और बाइलियन तो फिर एक दूसरे की ओर देखने लगती है, जिसके बाद यूलिंग ज़ूफेन को बताती है कि स्टीवर्ट ज़ू हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के बाकी के सभी डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं और बस सिर्फ और सिर्फ उनका यंग मास्टर रैनकॉन्ग ही बचा हुआ है, और उसके स्टेटस के हिसाब से हम लोग उसे मार नहीं सकते, तो इसलिए हमने खाली उसे पकड़ लिया और उसकी कल्टीवेशन को सील्ड कर दिया है, और अब तक वो सभी लोगों से पीट पीट कर गए उसकी अच्छी खबर ले रहे हैं। तभी हमें क्विलिंग और ल्यूजी की ओर भी दिखाया जाता है, पागलों की तरह किसी को लातों से पेलते हुए कह रहे होते हैं कि अब क्या हुआ, अब जब तुम्हें पता है कि तुम हार गए हो तो बताओ आखिर कहाँ गया तुम्हारा वो एरोगेंस जो तुम हमें कल दिखा रहे थे। और दूसरी ओर ज़ूफेन उन दोनों लड़कियों से कहता है कि जैसा कि तुम लोगों को करना चाहिए था तुमने वैसा ही किया, और रैनकॉन्ग को अभी फिलहाल मारा नहीं जा सकता, वरना हमारा ये एक्शन हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर देता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे उसका उचित स्थान नहीं दिखा सकते, और क्योंकि कल उसे अपना इतना ज्यादा दिखावा करना पसंद था तो उस बंदे को एक सबक तो हमें सिखाना ही होगा। वैसे आखिर तुम दोनों लोग उस बंदे के साथ में उन लोगों के साथ मिलकर ये किकिंग फेस्टिवल का मजाक क्यों नहीं ले रही हो। तो ज़ूफेन की इस बात के ऊपर तो उन दोनों का ही मुंह शर्म के मारे लाल पड़ जाता है, जबकि उन दोनों के इस तरीके चेहरे को देख करके तो ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और फिर ज़ूफेन उन लोगों से कहता जाता है कि मैं
समझ गया, एक महिला को हमेशा सीमित रहना चाहिए और खुद को इस तरीके के बार्बरिक और नीच कामों के लिए गिराना नहीं चाहिए, लेकिन एक डिमोनिक पाथ पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में तुम लोगों को इस तरीके से किसी को जाने देना नहीं चाहिए। तो फिर चलो मेरे साथ और साथ मिलकर के तुम भी उस बंदे के ऊपर कुछ लात घूसो के राउंड मारो, जिसके बाद में ही तुम्हें शायद कुछ अच्छा फील होगा, स्पेशली तौर पे तो तुम्हारे लिए यूलिंग, क्योंकि जब तुम लेबर ऑफिस की बॉस थी तो तब तुम अभी के हिसाब से कहीं गुना ज्यादा एरोगेंट थी। तो फिर आखिर अब तुम किसी बंदे को लात मारने के लिए इतने ज्यादा क्यों शर्माने लग गए? तो ज़ुफेन की इस बात के ऊपर तो अभी भी यूलिंग और बाइलियन अभी भी एक दूसरे को शर्माते हुए देख रही होती है। इस पर ज़ुफेन अपने मन में कहता है कि आखिर ये लड़कियां अभी भी इतनी ज्यादा शर्मा क्यों नहीं है? चलो छोड़ो इन्हें, मैं खुद जाकर के देखता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। और फिर ज़ुफेन हंसते उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से कहता है कि भाई लोग प्लीज मेरे लिए रास्ता बनाओ, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर क्विलैंग भी ज़ुफेन को देखते हुए ल्यूसी से कहता है स्टीवर्ट ज़ू आ गए हैं, उनके लिए रास्ता बनाओ, क्योंकि अब स्टीवर्ट ज़ू भी खुद इसमें कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन फिर वो जब ज़ुफेन के रास्ता बनाने के लिए वहाँ से हटते हैं तो ज़ुफेन अपने सामने के नज़ारे को देख करके काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि भाई उन लोगों ने रेनकॉन्ग की हालत कुछ ऐसी कर दी होती है जो कि बताई भी नहीं जा सकती। तो फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो लोग उसे पूरी तरीके से नंगा करके मार मार के उसकी गांड को पूरा लाल कर दिया होता है। और फिर ज़ुफेन भी ये सब देख कहता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोगों को इस खेल को बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने तो यहाँ पर उसे नंगा भी कर दिया। तो अब पता चला इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यूलिंग भी अपने इतने ज्यादा बुरे स्वभाव के होते हुए भी पीछे खड़ी रही। सचमुच तुम सब लोग तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। देखो तो सही तुम लोगों ने क्या हालत बना दी है इस यंग मास्टर की। और अगली बार कभी ना तुम लोग मुझसे बात तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह साइको तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्टली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। तो इस पे फिर क्विलिंग पीछे से हंसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू आखिर आप हमें क्या समझते हैं? हम लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं है, कम से कम उस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो बस आपके लिए ही अपनी पूरी भड़ास नहीं उतारी। तो कहते हुए क्विलिंग फिर ज़ुफेन को डंडा पकड़ाने लगता है। और समझदार लोग तो समझ गए होंगे कि ये डंडा कहाँ पे डालने के लिए दिया जा रहा है, और जो नहीं समझे भाई वो पोगो देखो। क्विलिंग ज़ुफेन को उस डंडे को देते हुए कहता है कि ये बेवकूफ कल कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड हो रहा था, इसलिए हमें तो अभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डंडे को देख करके ज़ुफेन भड़कते हुए क्विलिंग से कहता है कि तुम घिनौने जानवर, इसे मुझसे दूर रखो। इस पे यंग मास्टर रेनकॉन्ग भी रोते हुए ज़ुफेन से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सभी के सभी लोग साले जानवर हैं, जानवर, और मैं कम से कम हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर तो हूँ। तो फिर अगर तुम लोगों की मेरे साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? तो इस पे फिर ज़ुफेन यंग मास्टर रेनकॉन्ग को घूर करके देखता है, उसकी हालत को देखते हुए हल्की सी स्माइल पास करता है और बाकी के सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने इसके साथ में कुछ ज्यादा ही कर दिया है। और क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि एक आदमी को मारा जा सकता है, उसे इस तरीके से ह्यूमिलेट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ज़ुफेन की ये बात सुनकर के तो चेंगलोंग, गुईहू और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि यंग मास्टर रेनकॉन्ग को तो ज़ुफेन के अंदर अपना भगवान दिखने लगता है और उसे ज़ुफेन में अपनी आखिरी होप दिखती है। मगर तभी ज़ुफेन एकदम इवली से स्माइल हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोग सिर्फ उसकी बॉडी से ही छुटकारा नहीं पा सकते थे, और फिर उसकी बॉडी को खत्म करने के बाद में तुम लोगों को तो इसकी सोल के साथ में एक और राउंड खेलना चाहिए था। ज़ुफेन की इस बात के ऊपर तो रेनकॉन्ग की सारी बोलती बंद हो जाती है, उसका सारा चेहरा लटक जाता है और उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फट जाता है। ज़ुफेन की इस बात पर क्विलिंग कहता है कि हाँ ये हुई ना बात, ये है हमारे असली स्टीवर्ट ज़ू, क्योंकि अगर उसे जिंदा भी छोड़ दिया जाए तो फिर उसे एक काफी ज्यादा गहरा जख्म होगा। स्टीवर्ट ज़ू आप अब तक के सबसे बेहतरीन टीम लीडर हैं। इसके बाद फिर वो सभी लोग एक ईवल की तरह रेनकॉन्ग को घूरते हुए कहते हैं कि सर आप बिल्कुल निश्चित रहें, हम सभी इस बंदे को बिल्कुल भी सहानुभूति या फिर दया नहीं दिखाने वाले, और निश्चित रूप से उसने जो कुछ भी किया आज उसे उसके लिए पे बैक करना होगा। हालांकि इसे पीटना इसके लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा, और बात सिर्फ इतनी है कि आपने हमसे कहा है कि हमें अपना पूरा समय लेना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास अभी भी 50 ऐसी चीजें जो कि अभी तक हमने ट्राई नहीं की हैं। इतना कहते हुए फिर वो सभी लोग धीरे धीरे यंग मास्टर रेनकॉन्ग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर आते हुए देख कर रेनकॉन्ग घबराते हुए कहता है कि नहीं मेरी तरफ मत आओ, मगर इधर ज़ुफेन तो अपने मन में कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम अपना पूरा समय लो ताकि इससे तुम मुझे भी समय दे सको, लेकिन फिर भी परिणाम आधे से ज्यादा बुरा नहीं है। इतना कहते हुए फिर ज़ुफेन अचानक रुक जाता है और कहता है कि लेकिन एक मिनट रुको। तो मैं अब समझ गया। इतना कहते हुए फिर ज़ुफेन को अचानक से कोई आइडिया आता है, फिर से वो एक ईवल की तरह हंसने लगता है। रेनकॉन्ग तो उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है और कांपते हुए पीछे की ओर हटने लगता है, लेकिन तभी अचानक से आसमान से उन लोगों के बीच में एक एग्जिट पोर्टल ओपन हो जाता है, और फिर ऊपर आसमान से एक आवाज उन लोगों से कहती है कि ठीक है फिर बच्चों इतना ही काफी है, 6 घंटे पूरे हो चुके हैं और आज का तुम्हारा ये खेल यहीं पे खत्म होता है। डीमन स्कैमिंग सेक्ट और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की ये टीम बैटल यहीं पे
खत्म होती है। तो अभी इस आवाज को सुनकर तो क्वी लैंग भी कहता है कि क्या कहा, टाइम खत्म हो गया? मगर ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? हमने तो अभी तक उस कमीने की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था, तो फिर आखिर ये अभी इस समय कैसे खत्म हो सकता है, जबकि हम लोग तो अभी बस स्टार्ट करने ही वाले थे। तो अब ज़ूफेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, मगर लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलती, और अब क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है तो इसलिए डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स के हिसाब से अब हमें यहीं पर रुकना होगा। कहने के बाद ज़ूफेन यंग मास्टर रैनकोंग के पास जाते हुए उससे स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर रैन, जो होना था वो हो गया और जो किया जा सकता था वो कर लिया, लेकिन तुम अभी भी स्टिल अपने हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के एक यंग मास्टर हो, ज्ञानियों के 3 गार्डियन सेक्टों के हेड। हम लोग बैटलफील्ड पे तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बैटलफील्ड के बाहर तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं ना, और दोस्ती हमेशा पहले नंबर पर आती है जबकि दुश्मनी दूसरे पर। इसलिए चलो बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो क्या तुम खुद से उठ करके बाहर निकल सकते हो या फिर मैं अपना हाथ बढ़ाऊं? तो इधर ज़ूफेन को इस तरीके से करता हुआ देख करके बाहर से सभी लोग तो उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि सचमुच ये बंदा कितना बड़ा पाखंडी है। जबकि इस सब के बाद में वो किंग यू तो कहता है कि तो आज के दिन मैंने ये रियलाइज्ड किया कि आखिर रियल डिमोनिक कल्टीवेटर्स कौन होते हैं, बेहद ही ज्यादा कोल्ड, जिनकी की आंखों में शर्म का तो कोई नाम ही नहीं होता, पूरी तरीके से पाखंडी और बिल्कुल बेशरम। और ज़ूफेन इन सभी डीमंस का एक कॉम्बिनेशन है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ज़ूफेन और उसकी सारी टीम सुमेरु रियल्म से बाहर निकल आती है। इसके बाद अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के इस टीम बैटल में पहले वालों ने 10 लोगों को भेजा और उनके 10 के 10 वापस आ गए, जबकि बाद वाले ने भी 10 सैनिक भेजे थे लेकिन उनमें से एक ही वापस आया है। इसका मतलब यह है कि ये लड़ाई पूर्ण अंतर से जीती गई है। और रेफरी फिल डीमन स्कैमिंग सेक्ट के टीम हेड यानी कि ज़ूफेन से पूछता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट, क्या आप और लोगों को चैलेंज करने की इच्छा करते हो? इस पर ज़ूफेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम और लोगों को चैलेंज करना चाहते हैं। तो रेफरी कहता है कि ठीक है फिर, तो अब तुम पूरी तरीके से फ्री हो ये डिसाइड करने के लिए कि क्या तुम अभी के अभी उन लोगों को चैलेंज करना चाहोगे या फिर 3 दिनों का रेस्ट करने के बाद में चैलेंज करोगे। तो ज़ूफेन कहता है कि पिछले मैच में तो हमने पसीना भी नहीं बहा, तो इसलिए हम लोग अगली फाइट भी अभी ही लड़ना चाहेंगे। तो अब इस पर रेफरी एल्डर डीमन सोल सेक्ट के हान युनफेंग से पूछते हैं कि डीमन सोल सेक्ट, क्या तुम चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहोगे? और अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहोगे, ऑटोमेटिकली डीमन स्कैमिंग सेक्ट को विनर घोषित कर दिया जाएगा, जबकि तुम लोगों को लूजर। तो तब इस पर ज़ूफेन हान युनफेंग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या इसने पहले ही मेरे सामने हार मानने के लिए नहीं कहा था? अब आखिर ये इस तरीके से हेजिटेट क्यों हो रहा है? लेकिन तभी हान युनफेंग रेफरी एल्डर को बताता है कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि सबसे अच्छी चॉइस तो यही है कि हम लोग फाइट ना करें, लेकिन इस सब से केवल हमारे लिए सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा। फिर हान युनफेंग ज़ूफेन और उसकी सारी टीम से कहता है कि लेकिन एक पल के लिए भी तुम लोग ये मत सोचना कि तुम लोगों ने जिस तरीके से हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को ह्यूमिलेट किया है वैसे ही तुम लोग हमारे साथ भी कर पाओगे, क्योंकि हमारा डीमन सोल सेक्ट तो पूरी तरीके से बैटल डीमन से भरा पड़ा है। हम लोग इस तरीके से ह्यूमिलेट होने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। इस पर क्वी लैंग भी उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, हम लोग भी तुम्हें अंदर देख लेंगे। लेकिन तब इस पर ज़ूफेन क्वी लैंग को रोकते हुए कहता है और हान युनफेंग से कहता है बहुत अच्छी, मगर लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के आओ, क्योंकि हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जो कि तुम लोगों के ऊपर इजी आएंगे। तो इस पे हान युनफेंग ज़ूफेन से कहता है कि हाँ, मगर लेकिन हम लोगों को तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। इस पर ज़ूफेन भी हान युनफेंग की इतनी हिम्मत पर खुश होकर स्माइल करता है और फिर ज़ूफेन अपने लोगों से कहता है डीमन सोल सेक्ट हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारे डर के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को उन्हें गंभीरता से लेना होगा। तो क्वी लैंग उन्हें देखते हुए कहता है कि मगर लेकिन इनकी टीम में तो सिर्फ 2 ही इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं, तो फिर आखिर हम लोगों को इन्हें इतना ज्यादा सीरियस लेने की क्या जरूरत है? तो इस पर ज़ूफेन कहता है कि जरा उनकी आंखों में देखो और तुम्हें दिखेगा कि उन लोगों ने अपनी डेथ के साथ में पीस बना ली है। वो लोग इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी ये जानते हुए आए हैं कि वो लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। उन सभी लोगों के अंदर एक ट्रू स्पिरिट ऑफ कल्टीवेटर है और वो लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जिन्हें कि हम लोग एक वेस्ट समझ करके उन्हें लात मार करके साइड में कर देंगे। इसलिए हमें इन्हें अपना अपोनेंट ही मान करके एक्ट करना है। कुछ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, जबकि अन्य कुछ को हमें अपनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। इस पे गुयू ज़ूफेन से पूछता है कि तो क्या हमें इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? इसी के साथ में फिर एल्डर सुमेरु डायमेंशन को फिर से ओपन कर देते हैं और फिर रेफरी एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि सभी डिसाइपल्स प्लीज जल्दी से सुमेरु डायमेंशन में एंटर कर जाएं, क्योंकि मिडिल 3 सेक्टों के बीच का सेकंड चैलेंज राउंड अब स्टार्ट होता है। तो इसी के साथ में फिर सभी लोग एक एक करके सुमेरु डायमेंशन में अंदर जाने लगते हैं कि पीछे खड़ा ज़ूफेन रेस्पेक्ट देते हुए हान युनफेंग को पीछे की ओर देखता है और फिर हान युनफेंग और ज़ूफेन दोनों ही एक साथ चलने लगते हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे को पूरी रेस्पेक्ट देते हुए एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब इधर ज़ूफेन को इस तरीके से देखने के बाद तो वो किंग यू भी कहता है कि श्योरली उस कमीने के पास में एक चार्म तो है,
वो हमेशा ही एक असहनीय कमीना बन करके नहीं रहता। तो इस पर यानमो भी कहता है कि इस समय डीमन स्कैमिंग सेक्ट अपनी पूरी पीक पर है, इसलिए इस समय इस लड़के जूफेन को तो उन लोगों के ऊपर डोमिनेंट एक्ट करते हुए वाइल्ड और उग्र होना चाहिए था। मगर लेकिन अब जब वो वैली में एंटर कर रहा था, उसने हान युनफेंग के आने का इंतजार किया, फिर वो दोनों एक साथ आगे बढ़ करके वैली में एंटर किए। तो ये तो एक सम्मान का प्रतीक है। इस पे वू किंग भी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जूफेन का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ये है कि तुम मेरा सम्मान करो तो बदले में मैं भी तुम्हारा सम्मान करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हें उसका 1000 गुना चुकाने पे मजबूर करूंगा। और पिछली बैटल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डीमन स्कैमिंग सेक्ट की क्रूरल्टी के ऊपर ही ध्यान दिया था, मगर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की एरोगेंस के ऊपर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए तो हम सभी लोगों ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट को कमीना और बेशरम करार कर दिया, और इसी वजह से तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने अपना बुरा नाम कमाया है। आखिर क्या दुनिया है ये। इस पर यानमो भी स्माइल करते हुए वू किंग से कहता है कि आखिर ये किसने सोचा होगा कि एक राइटेस कल्टीवेटर हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स के कष्टों को जान सकेगा। तो इस पर वू किंग भी हंसते हुए कहता है कि क्योंकि मैं एक राइटेस कल्टीवेटर हूँ और मुझे सहनशीलता की जरूरत है, और इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं हूँ। डिमोनिक कल्टीवेटर्स कमीने और पैरानॉइड्स तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही गलत हो। बाय द वे मुझे एक बात बताओ, जूफेन मुझे इतना ज्यादा अनुचित तो नहीं लगता। तुमने पहले मुझसे कहा था कि उसने लगभग तुम्हें मार ही डाला था, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम उसे नाराज करने में कैसे कामयाब हो गए। तो वू किंग की इस बात के ऊपर तो वो भी नाराज होते हुए अपना मुंह फेरते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वू किंग अपने मन में कहता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमेशा तमाशा खड़ा करना पसंद करते हैं और काफी ज्यादा छोटी सोच वाले होते हैं, और जो उन्हें चाहिए वो उन्हें पाना ही होता है। इसलिए जब वो दोनों लोग मिलते हैं तो चिंगारी तो उड़ती ही है। क्योंकि राइटेस कल्टीवेटर्स पाखंड का मुखौटा पहनना पसंद करते हैं, इससे चीजें ठीक हो जानी चाहिए, है ना। डिमोनिक कल्टीवेटर्स चिड़चिड़े और उग्र होते हैं, जबकि राइटेस कल्टीवेटर्स दिखावटी और शांत होते हैं। हालांकि इनमें कौन बता सकता है कि इनमें से आखिर असली डीमन और असली न्यायी कौन है। तभी इसी के साथ में हमें फिर से सुमेरु डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है कि अब उसके अंदर दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। तब इधर जूफेन डीमन सोल सेक्ट के लोगों से कहता है कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम सभी लोगों में से इन 9 लोगों को पार करके मेरे पास में कौन आ सकता है। जब तुम सभी लोग मेरे इन साथियों को पार कर पाओगे तभी तो तुम लोग आकर के मुझे फेस करने की हिम्मत कर पाओगे। इसलिए मेरा सामना करने से पहले तुम्हें इन लोगों को पार करके आना होगा। उसी के साथ में हमें बाहर का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के तीनों वेनरेबल्स उसी मैच को देख रहे होते हैं, और तभी वेनरेबल यान कहते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। आखिर ये मूर्ख अभी भी अपनी पुरानी ट्रिक्स पर क्यों चल रहा है और इस बार भी पहले नहीं लड़ रहा है। तो इस पे इधर साइड पे वू किंग भी कहता है कि क्या वो हमेशा डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ में सम्मान से पेश नहीं आया है। आखिर ये इतना ज्यादा अभिन्न और आखिर इतना ज्यादा एंटी लॉजिस्टिक डिसाइपल क्यों है। पता नहीं आखिर अब वो मूर्ख क्या सोच रहा है। उसको समझना तो सच में बेहद ही ज्यादा मुश्किल है, हम कभी भी उसे अच्छे से नहीं समझ सकते। इधर तभी जूफेन भी अपने बारे में बताते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अभी खुद से कोई भी एक्शन नहीं कर सकता, वरना अगर उन दोनों एक्सीलेंटों ने मेरे हाथ की हालत इस तरीके से देख ली तो फिर तो सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। और अगर डीमन सोल सेक्ट ने पहले ही अपनी हार मान ली होती और मुझे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के वेंट हाउस से सीधे लड़ने दिया जाता तो उसकी ताकत सुपीरियर 3 सेक्टों के डिसाइपल्स के बराबर की है, जो कि मेरे प्लान के लिए बिल्कुल फिट बैठ थी और मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्टली चलता। मगर व्हाट द हेल, आखिर अचानक डीमन सोल सेक्ट के दिमाग में ये सब कहां से आ गया। हालांकि मैं उसकी इस हिम्मत को एडमायर करता हूँ, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए मेरा एकमात्र विकल्प यहाँ पे शांत रहना ही है। इधर तभी हमें हान युनफेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि जूफेन की पिछली बातों को सुनने के बाद मैं जूफेन से कहता है, जूफेन मैं तुम्हें मुझसे लड़ने पर मजबूर करके रहूंगा। अभी ये सुनकर के तो किचंग उसके सामने आते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें हमारे स्टीवर्ट जू को फेस करना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे गुजर करके जाना होगा। हालांकि हम दोनों सेक्टरों के बीच ये एक टीम बैटल है, लेकिन हम तुम्हारी यहाँ पर वीकनेसेस का फायदा नहीं उठाएंगे और इसीलिए हम लोग एक दूसरे से 1 by 1 लड़ेंगे। और जैसा कि तुमने कहा, अगर तुम एक एक करके हमारे 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को हरा देते हो तो फिर कोई भी तुम्हें स्टीवर्ट जू से फाइट करने से रोक नहीं पाएगा। तो किचंगलोंग के इस बात पर थर्ड यंग मास्टर हान कहता है, क्या कहा, तुम्हारा मतलब रोबिन राउंड, और वो भी 1 versus 6 के अगेंस्ट। क्या ये कहते हुए तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? मेरा भाई अभी सेकंड लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज पर है, जबकि तुम लोगों में से तुम 3 तो ऑलरेडी इथेरियल स्टेज की 3rd लेयर पर हो। तो इससे तो बढ़िया क्यों ना तुम उससे यही कह दो कि वो एक जगह पर बस सीधा खड़ा रहे और तुम सब लोग मिलकर के उसे पीट डालो। जबकि हान युनफेंग पहले अपने कंधों पर से भारी वेट को उतारता है और फिर अपने छोटे भाई को रोकते हुए कहता है, ब्रदर तुम शांत रहो, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अगर ये उनके हिसाब से एक टीम बैटल भी होती तो हम 2 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को तो वो लोग ऑलरेडी अपने 2 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के साथ में हमें रोक देते, जबकि बाकी के उनके इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हमारी बाकी की पूरी टीम को ही खत्म कर डालते। इसलिए तो
तुम्हें ये राउंड रॉबिन देखने में 1 वर्सेस 6 के अगेंस्ट लग रहा है, और वैसे भी ये फाइट कभी भी 1 अगेंस्ट 1 नहीं हो सकती, इसलिए अभी भी ये चीज हमारे ही फेवर में है। तो अब अपने बड़े भाई की इस बात पर थर्ड यंग मास्टर हान भी आगे कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद इधर की चेंगलोंग हान युनफेंग से कहता है तो ठीक है, फिर अब इस फाइट को शुरू करते हैं। और तभी फिर अगले ही पल हान युनफेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जैसे कि पहले तो उसकी आंखें ब्लू होती हैं और फिर उसकी पूरी बॉडी से ब्लू ऑरा रिलीज होते हुए एक बड़े से स्पिरिचुअल लाइन की शेप ले लेती है, कि हान युनफेंग कहता है असेंडिंग हाउलिंग लाइन। तो अब इधर अपने भाई को अपनी सोल फॉर्म को रिलीज करता हुआ देख करके उसका सेकंड ब्रदर भी उसके लिए परेशान होते हुए उसे रोकते हुए कहता है कि यस ब्रदर, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी हान युनफेंग उसे भी रोकते हुए कहता है कि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एक इथेरियल मास्टर के लिए उसकी सोल फॉर्म में उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर होती है, लेकिन ये सबसे कमजोर भी होती है। मगर मेरे सामने के वो सभी लोग मेरे लिए काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट हैं, इसलिए मुझे शुरुआत से ही ऑल आउट जा करके अपना सब कुछ इस फाइट में लगाना होगा, वरना अगर समय निकल गया तो ये सब कुछ चीजें मेरे ही अगेंस्ट हो जाएंगी और मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ने जा रहा हूँ। इस पर की चेंगलोंग भी हंसते हुए उससे कहता है सचमुच डीमन सोल्स एक्ट के एल्डेस्ट यंग मास्टर, तुम सच में एक काफी ज्यादा ब्रेव मैन हो। तो फिर अब मुझे भी अपनी सोल फॉर्म के साथ हमारे साथ साथ चलने की अनुमति दो। तो कहते ही फिर इधर की चेंगलोंग भी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता है और फिर उसके शरीर से भी गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसके बाद की चेंगलोंग की वो एनर्जी भी उसकी सोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कि द सील ऑफ अपहीवल होती है। अब इधर की चेंगलोंग की सोल फॉर्म को भी रिलीज होता हुआ देख करके वो किंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वास्तव में काफी ज्यादा दुर्लभ देखे जाने वाली एक टूल सोल है, द सील ऑफ अपहीवल। तो तब इस पर यानमो भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, कॉमनली तौर पर ज्यादातर लोगों की सोल फॉर्म सोल बीस्ट के तौर पर डिवाइड होती है, उन्हें डोमेन सोल और एलिमेंट सोल में डिवाइड किया जाता है। जहाँ तक टूल सोल की बात आती है तो वो देखने में काफी ज्यादा दुर्लभ होने के बावजूद बीस्ट सोल के बराबर सेम लेवल पर ही होती है। और जबकि हान युनफेंग की सोल फॉर्म एक असेंडिंग हाउलिंग लाइन की है, जो कि एक कड़वी ठंडी और एक्सट्रीम यिन की होती है, जो कि अपहील सील के एक्सट्रीम यान के अपोजिट होती है। तो अब इस सबसे यही पता चलता है कि इस मैच का फैसला अब सिर्फ उनकी सोल फॉर्म की स्ट्रेंथ के ऊपर ही होगा। तो यानमो की इस बात पर येलिंग भी कहता है कि इस मैच को हान युनफेंग ही जीतेगा। तो इस पे यानमो पूछता है कि मगर लेकिन क्यों। तो येलिंग बताता है क्योंकि वो इस मैच में अपनी जान दांव पर लगा रहा है। तो तभी हमें वापस से उन दोनों के फाइट का सीन दिखाया जाता है कि एक तरफ से हान युनफेंग की सेंडिंग हाउलिंग लाइन की सोल फॉर्म अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, दूसरी तरफ से की चेंगलोंग की द सील ऑफ अपील आगे बढ़ती है। और फिर जैसे ही उन दोनों की सोल फॉर्म्स एक दूसरे के साथ में जाकर के टकराती है, तो वो दोनों ही टकरा करके एक जोरदार ब्लास्ट करती है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि उनके वो अटैक्स उनकी खुद की सोल फॉर्म्स होती हैं, इसलिए उनकी इंजरी उनको भी होती है। वैसे की चेंगलोंग को भी झटका लगता है और उसके मुंह से खून निकल आते हैं। और फिर इसी अटैक के साथ में फिर की चेंगलोंग अपनी पावर्स को वापस खींच लेता है और इस मैच में अपनी हार मानते हुए हान युनफेंग से कहता है ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ और तुम्हें एडमिट करता हूँ। इस पे हान युनफेंग भी उसे रेस्पेक्ट देते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम काफी ज्यादा काइंड हो। जबकि ये सब कुछ देख करके तो ज़ू फेन अपने मन में कहता है कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सैल आदमी है, वो अपने सेक्ट के उन फेक यंग मास्टरों से बिल्कुल अलग है, इवन की उसने अपने पहले ही हमले में अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी थी। तो अब तभी इसके बाद में फिर हमें ज़ू फेन के आगे बाइलियन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए अब अगली फाइट के लिए तैयार हो जाती है। जबकि बाहर से वो किंग ये सब देखते हुए कहता है कि आज के समय ऐसी लड़ाइयाँ कैसे हो सकती हैं, जैसा कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि अपनी प्राइड, अपना घमंड अपनी हार से पहले आता है। इस बंदे ने अपना सब कुछ और उससे भी ज्यादा उस फाइट में लगा दिया और अपने सामने का सारा रास्ता काट डाला, और अगर वो अपने अपोनेंट को पहली बार में ही नहीं हिला पाता तो अब तक तो उस बंदे की मौत हो चुकी होती। वो बंदा तो अपने लिए कितना ज्यादा रूथलेस है। तो तब इस पर येलिंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि वो उससे लड़ने भर के लिए भी अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। तो फिर आखिर तुम लोग उसे कैसे समझ सकते हो, और उसे राउंड में भी कम से कम 6 लोगों से लड़ना है, यहाँ तक कि अगर वो इन सब लोगों से लड़ने के बाद में जीत भी जाता है फिर भी वो एंड पे जाकर के जो थक ही जाएगा। इसलिए उसके पास अपनी एनर्जी बचाने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि वो अपनी पूरी फोर्स के साथ में ये सब काम करे, जबकि उसे अपनी हर एक लेन देन में अपनी जान को ही जोखिम में डालना पड़ेगा, जिससे उसके अपोनेंट को भी उससे मिलने की तक की हिम्मत नहीं होगी। इससे ही उसके जीतने का एक चांस बच पाएगा। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि एंड पे आखिर उसके पास में कितनी एनर्जी बचेगी। बाय द वे यानमो, तुमने कहा था कि तुम्हें सीनियर ब्रदर के साथ में एक स्पेयर फाइट लड़नी है, तो तुम बताओ क्या तुम्हारे अंदर उसके जितना इतना ज्यादा साहस और इतनी ज्यादा सीनियर ब्रदर के साथ में मुकाबला करने की प्यास है। येलिंग के इस बात के ऊपर तो यानमो का भी मुंह बंद हो जाता है और फिर वो हान युनफेंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वो आदमी अपनी कल्टीवेशन को कंज्यूम्ड कर रहा है, और क्या सचमुच डिमोनिक पाथ में इतना ज्यादा जुनून है क्या? नहीं, ये वो रोड, ये वो मार्ग है जिसके ऊपर वो खुद चल रहा है।